नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। जब भी हम तुर्क आक्रमण को देखते हैं तो ज्यादातर जो इन पे चर्चा मिलती है कि इन्होंने भारतीय क्षेत्रों को लूटा था, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा था, यहाँ के लोगों को दास बनाया था और ऐसी बहुत सारी बुराइयां हमको तुर्क आक्रमण के समय दिखाई जाती हैं। लेकिन जो तुर्क आक्रमण का दूसरा पक्ष था, जिसने भारतीय समाज में बहुत बड़े परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों के विषय में भी हमको जानना होगा। इसमें खास योगदान हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने यह प्रयास किया कि जो मध्यकालीन भारत था उसको मुस्लिम काल के रूप में रिप्रेजेंट करना, उसके साथ उसे एक आतताई शासकों की भांति रिप्रेजेंट करना, जिससे जो हिंदू समाज था और जो मुस्लिम समाज था उसके मध्य एक दरार पैदा हो सके। तो हम बहुत डिटेल में आज देखेंगे कि जो तुर्क आक्रमण हुआ भारत में, उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में किस तरह के परिवर्तन हुए, राजनीतिक व्यवस्था में किस तरह के परिवर्तन हुए, वह सब कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं तुर्क आक्रमण का भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में। तुर्क आक्रमण के विषय में हम देखें तो इसका पहला घटनाक्रम हमको मिलता है 1191 के आसपास, जब होता है तराइन का पहला युद्ध। उससे पहले हमने देखा था कि यह पश्चिमी भारत में, या हम कहें जो आपका पश्चिमी उत्तर भारत है, वहां पर हमले हुए और हमलों के बाद यह लोग दिल्ली के आसपास तक पहुंच गए। कौन? मोहम्मद गौरी। तो 1191 में सबसे पहली घटना हमको मिलती है, मतलब सबसे बड़ी पहली ऐसी घटना जिसने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित किया, तो वह घटना है तराइन का युद्ध। और दरअसल वास्तविक परिवर्तन हुआ 1192 के बाद, जब तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो उसी के बाद हमको भारतीय समाज में बहुत बड़े परिवर्तन दिखेंगे और इसी के आधार पर 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना हो जाएगी। इस आक्रमण का बेस मोहम्मद गौरी ने तैयार किया था और जिस तरह से उसने शासन व्यवस्था स्थापित की थी, जो बेस बना के उसने दिया, वह बेस दिल्ली सल्तनत के रूप में स्थापित हुआ। तो कैसे एक आक्रमणकारी भारतीय समाज में आया, उसने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित किया, कैसे जो अरब आक्रमणकारी थे उन्होंने भारतीय समाज में राजनीतिक व्यवस्थाओं पे नियंत्रण नहीं किया, या वह भारतीय समाज की राजनीतिक व्यवस्थाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाए, वह सब कुछ हमको काफी डिटेल से समझना पड़ेगा। तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिसका बेस बनाता है मोहम्मद गौरी। 1192 के युद्ध के बाद जो तुर्की और भारतीय संस्कृति है, इनके बीच जो टकराव हुआ वह हमको दो चरणों में मिलता है। जो पहला चरण है वह हमने देखा है कि महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। यह एक अरब आक्रमणकारी था, लेकिन कनेक्टेड था तुर्क जनजाति से। और जो यह पहला आक्रमण हुआ, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इस्लाम का प्रसार करना और भारतीय मंदिरों को लूटना। इसी क्रम में मथुरा के मंदिर, सोमनाथ के मंदिर, ये सारे मंदिर लूटे जाते हैं। जो दूसरा क्रम है वह हुआ 13वीं शताब्दी में और इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। अर्थात जो हमला किया मोहम्मद गौरी ने, उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो एक बड़ी राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन हमको दिखता है। जो तुर्क आक्रमण हुए, इस पर जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, अर्थात ब्रिटिश इतिहासकार आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे इस श्रेणी में। उनका अलग अलग हमको मत दिखता है। जैसे जो जेम्स मिल है, इन्होंने क्या किया, जो इतिहास है उस इतिहास को 3 भागों में बांट दिया और पहले भाग को यह कहते हैं हिंदू काल, दूसरे भाग को यह कहते हैं मुस्लिम काल, और जो तीसरा भाग था उसको कहते हैं ब्रिटिश काल। तो जो प्राचीन भारत है उसको कह रहे हैं हिंदू काल, जो मध्यकालीन भारत है उसको कह रहे हैं मुस्लिम काल, और जो ब्रिटिश कालीन भारत है उसको कह रहे हैं आधुनिक काल। और इसके माध्यम से यह इन धर्मों के मध्य द्वेष पैदा कर भारतीय समाज को बांटने का प्रयास कर रहे थे। जो आपका यह ब्रिटिश काल है, इसको दूसरे रूप में अगर हम देखें तो कहा जाता है ईसाई काल। तो पहला काल हिंदू काल, फिर मुस्लिम काल और फिर ईसाई काल। को धर्म के आधार पर यह इतिहास को बांट देते हैं और इससे एक काम इनका आसान हो रहा था, जो भारतीय समाज है उसमें दरार पैदा करना, और स्पेशली जो हिंदू और मुस्लिम है उनके मध्य दरार पैदा करना। आपको अगर याद हो, 1857 में क्रांति हुई और 1857 की क्रांति में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर कर आई कि जो भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव
नहीं था उस समय। बहुत सारे हिंदू राजा इस आंदोलन में भाग लेते हैं और अपना राजा चुनते हैं बहादुर शाह जफर को। और जब बहादुर शाह जफर को अपना यह नेता चुनते हैं तो इससे एक बात साबित होती है कि धर्म के आधार पर उस समय तक भारतीय समाज नहीं बटा हुआ था, मतलब राजनीतिक व्यवस्थाओं में। तो जब यह देखा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने, तो यहां से इन्होंने फूट डालने की राजनीति प्रारंभ कर दी और वह राजनीति पुस्तकों में भी जाती है। इसी क्रम में आप देखेंगे मनुस्मृति को, मनुस्मृति का अनुवाद किया गया, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, और इसके माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया गया कि हिंदू समाज में जो भी बुराइयां हैं वह इस पुस्तक की ही देन है। यदि आपको याद हो, हमने स्मृति ग्रंथों की चर्चा की है। 18 स्मृति ग्रंथ हमको मिलते हैं, उसमें से मनुस्मृति ही इतनी बदनाम इसलिए है क्योंकि इसी का अनुवाद किया गया था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से, और इसी को अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय समाज में दलितों का शोषण हो रहा था उसका आधार बना दिया गया, या लोगों को यह बताया गया कि समाज में हो रहा शोषण इस मनुस्मृति की ही देन है। जबकि 18 स्मृति ग्रंथ हैं, जैसे बृहस्पति नारद स्मृति ग्रंथ, याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ, तो 18 स्मृति ग्रंथ हैं, लेकिन मनुस्मृति को ही क्योंकि ट्रांसलेट किया गया तो इससे यह प्रयास किया गया कि हिंदू समाज की जो बुराइयां हैं वह इस ग्रंथ की ही देन है। दरअसल इससे हो क्या रहा था, एक तो यह हिंदू मुस्लिमों को बांट रहे थे, दूसरा हिंदू मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं में भी जो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है तथाकथित, उसको भी बांटने का प्रयास कर रहे थे, जिससे भारतीय समाज आपस में लड़ता रहे। तो यही काम यह इतिहास की पुस्तकों के साथ भी करते हैं। जो प्रथम काल है या जो प्राचीन काल है उसको हिंदू राजाओं के नाम से, जो मध्यकाल है उसको मुस्लिम काल से, जो आधुनिक काल है उसको ब्रिटिश काल से, यह बंटवारा भी यह लोग इसी आधार पे करते हैं। इस पे हमने बहुत डिटेल से चर्चा की है। अगर आपको देखना हो तो आपको प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में जो इतिहासकारों के विचार हैं वह मिल जाएंगे, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं कि कैसे भारतीय समाज को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया। कितने तरह के इतिहासकार होते हैं, किस तरह की विचारधाराएं वह इतिहास में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उन्होंने क्या प्रयास किया, भारतीय समाज को तोड़ने का प्रयास किया, और स्पेशली जो हिंदू और मुसलमान हैं उनके मध्य दरार पैदा हो, इस बात की पूरी कोशिश की। इसी के कारण 3 भागों में बांटा इतिहास को, प्राचीन भारत, मध्ययुगीन और आधुनिक। जो मध्ययुगीन भारत था उसको इन्होंने कहा अंधकार का युग, और यहाँ पर एक चीज स्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की जिसमें काफी हद तक यह सफल भी हुए। इन्होंने प्रदर्शित किया कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने केवल इस्लाम फैलाने के लिए भारतीय समाज में या भारतीय सीमा में प्रवेश किया, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, हिंदू आबादी का धर्मांतरण करवाया, बलात्कार किए, महिलाओं और बच्चों की हत्या की। तो यह सब कुछ दर्शाकर यह दरअसल हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करना चाह रहे थे, और उस दरार का असर आपको वर्तमान भारत में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए वर्तमान समय में आप सुनेंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन जो औपनिवेशिक विचारधारा थी उस विचारधारा से हम आज तक आजाद नहीं हो पाए हैं। उसका कारण यही दिखता है कि जिस आधार पर अंग्रेजों ने भारतीय समाज को बांटने का प्रयास किया वह प्रयास आज तक हमको सफल होता हुआ दिखता है। हम समझे कि जो तुर्क आक्रमण हुए उनका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम देखते हैं कि जो सतीश चंद्र हैं वह काफी डिटेल इंफॉर्मेशन इस बारे में देते हैं। वह बताते हैं कि जो इस्लाम और हिंदू धर्म था इनके मध्य संपर्क स्थापित हुआ। जब यह आक्रमण हुए भारतीय क्षेत्र में था हिंदू धर्म मुख्यतः, अन्य धर्म भी थे, यह आप ध्यान रखिएगा, बौद्ध था और जैन था, तो ये धर्म भी थे। इस्लाम मध्य एशिया के क्षेत्र से आ रहा था और भारतीय क्षेत्रों पर हमला कर रहा था। तो इन्होंने यह बताया कि जो ये संपर्क हुआ मध्य एशिया का भारतीय क्षेत्र से, अर्थात इस्लाम का हिंदू धर्म से, यह 3 अलग अलग स्तरों पर हमें दिखता है। जो पहला स्तर है वह है राज्य गठन का, जिससे जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन अगर हम देखें या इसको हम डिटेल से समझना चाहें तो भारतीय समाज जो सामंतवादी समाज था वह सामंतवादी समाज कमजोर होकर अब बन गया केंद्रीकृत, अर्थात पहले सामंतों की व्यवस्था थी, सामंत आपस में मिलकर किसी को राजा चुनते थे और इन सामंतों की अपनी स्वतंत्रता होती थी। यह एक कारण हमने देखा था कि जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध हारे थे, वहीं जो इस्लाम था या जो मध्य एशिया के लोग थे इनके पास केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी और इससे
भारत में धीरे धीरे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की नींव पड़ गई। अर्थात जो राजा था उस राजा के पास ही समस्त शक्तियां थी, वही आदेश देता था और राजा के आदेशों को ना मानना एक बहुत बड़ा अपराध बन गया था। तो धीरे धीरे राजनीतिक स्तर पर केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई। दूसरा, आम जनता के स्तर पर भी हमको प्रभाव देखना होगा। इससे जो धार्मिक आंदोलन है वह भी हमको दिखे, जो आर्थिक विकास है समाज का वह भी हमको दिखा, क्योंकि हमने देखा कि व्यापार बड़ी मात्रा में हुआ और उस व्यापार से कहीं ना कहीं आर्थिक विकास भी हुआ भारतीय समाज का। धर्मांतरण भी हमने देखे कि जो आम जनता भी थी वह भी बहुत बड़ी मात्रा में इस्लाम में कन्वर्ट होती है। इसमें हमने देखा कि जो आपके हिंदू थे वह भी कन्वर्ट होते हैं, जो मुस्लिम हैं, जो बौद्ध हैं वह भी कन्वर्ट होते हैं इस्लाम में। तो आम जनता के स्तर पर जब हम देखते हैं तो एक अलग तरह का परिवर्तन हमको मिलता है। तीसरे स्तर पर अगर हम देखें तो जो बौद्धिक स्तर पर और जो सांस्कृतिक स्तर पर हमको परिवर्तन मिलता है। जैसे जो भारतीय पुस्तकें थी इनका अनुवाद हुआ अरबी और फारसी भाषा में, और जब इनका अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद हुआ तो जो भारतीय ज्ञान था वह अरब के क्षेत्र में फैला। जो सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हुए उनके माध्यम से भी भारतीय समाज में परिवर्तन हुए। उसके साथ साथ अरब के समाज में भी परिवर्तन हुए। जैसे आप देखेंगे सूफीवाद, उस सूफीवाद के विकास में जो बौद्ध धर्म की भूमिका है वह भूमिका भी हमको दिखती है। अर्थात बौद्ध धर्म के बहुत सारे सिद्धांत हमको सूफीवाद में भी मिलते हैं। तो हम तीन स्तरों पर समझते हैं, एक राजनीतिक स्तर पर, दूसरा आम जनता के स्तर पर, और तीसरा जो इनविजिबल है, अर्थात जो बौद्धिक विकास हुआ, जो सांस्कृतिक विकास हुआ, संगीत का विकास हुआ, वह सब भी हमको दिखता है। सांस्कृतिक प्रभाव पर अगर हम देखें तो दो अलग अलग तरह की संस्कृतियां थी, एक अरब संस्कृति, दूसरी भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में आप ध्यान रखेंगे कि भले ही जैन थे, बौद्ध थे या हिंदू थे, लेकिन इनमें समानता थी काफी स्तरों पर। वहीं जब इस्लाम से इनका संपर्क हुआ तो वह जो गैप था संस्कृतियों के मध्य वह बहुत बड़ा गैप था, और उस गैप को भरने में जो एक दूसरे की संस्कृति थी वह काफी बड़ी मात्रा में ट्रांसफर हुई। तो एक संपर्क स्थापित हुआ दो अलग अलग संस्कृतियों का। इससे जो मुस्लिम थे और जो हिंदू थे इनके मध्य दो अलग अलग तरह के पैटर्न विकसित हुए। जैसे एक तो लूट का लालच था, मतलब कुछ लोग तो सिर्फ ऐसे थे जो केवल लूट की लालच से आ रहे थे। दूसरा, कुछ लोग ऐसे आ रहे थे जो व्यापार करना चाह रहे थे। तो एक पैटर्न मिला आपको कि वह किस क्रम में या किस पैटर्न में आ रहा है, जैसे लूट के पैटर्न में या व्यापार के पैटर्न में। जो लूट के पैटर्न में आएंगे वह थोड़े समय में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो व्यापार के पैटर्न में आएंगे वह बहुत लंबे समय तक भारतीय समाज में बने रहेंगे। और जो ये लूट वाले हैं यह सैन्य कार्यवाही करते थे और इससे वह सामान तो लूट कर ले जाते थे, लेकिन व्यापारिक मार्गों को बना जाते थे। इससे बाद में लाभ होता था किसको? व्यापारियों को। और यह व्यापारी जो खुरासन का क्षेत्र है वहां से चलते थे और भारतीय क्षेत्र में व्यापार करते थे। धीरे धीरे जो पश्चिम एशियाई देश हैं इनसे भारत का व्यापार बढ़ता रहा, जिसके कारण जो भारत का उत्तरी भाग है वहां पर बड़े शहरों का विकास हुआ, व्यापार तेजी से बढ़ा, आर्थिक उन्नति हुई उत्तर भारत में काफी बड़ी मात्रा में। दूसरा, जो दो क्षेत्रों के लोग हैं उनके मध्य विचारों का भी अंतर था। तो जब दोनों का संपर्क स्थापित हुआ तो कहीं ना कहीं इन विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। इससे जो अरबी भाषा थी, फारसी भाषा थी, इनके ग्रंथ और जो भारतीय भाषा के ग्रंथ हैं इनके मध्य आदान प्रदान हुआ और भारतीय भाषा के ग्रंथ बड़ी मात्रा में पश्चिम के देशों में गए। जो इस्लाम की सेना थी या जो तुर्क आक्रमणकारियों की सेना थी उसमें बड़ी मात्रा में हिंदू सैनिकों की भी भर्ती हुई। राजपूतों के साथ एक समस्या हमने देखी थी कि भले ही जनजाति इनके सैनिकों में शामिल थे, लेकिन क्योंकि इनकी व्यवस्था थी सामंतवादी, और सामंतवादी व्यवस्था के तहत जो नौकरशाही थी और नौकरशाही में भी जो उच्च पद थे उस उच्च पद पर हमको ब्राह्मण प्लस क्षत्रियों का वर्चस्व दिखता है। वहीं जब तुर्क आक्रमणकारी आएंगे तो यह हिंदू सैनिकों को भर्ती करेंगे बड़ी मात्रा में। इन हिंदू सैनिकों में हम देखेंगे जो आपके दलित होंगे वह बड़ी मात्रा में सैन्य व्यवस्था में आएंगे। तो भारतीय समाज में जो हिंदू सैनिक है वह इस कारण से बड़ी संख्या में तुर्क सेना में भर्ती होते हैं और इसकी कमान भी कौन संभालता है? हिंदू ही जनरल। तो ऐसे हिंदू जनरलों की नियुक्ति की जाती थी जो बड़ी मात्रा में भारतीय सैनिकों को भर्ती करवाएं। इसी में एक व्यक्ति का नाम मिलता है हमको, तिलक। ये जो तिलक थे इन्होंने बड़ी मात्रा में हिंदुओं की भर्ती
करवाई तुर्क सेना में, जिससे यह बहुत विश्वास पात्र हो गए। जो 11वीं और 12वीं शताब्दी का काल था, उस समय जो बहुत सारे मुस्लिम शासक थे, इन्होंने हिंदू शाही राजवंशों के नाम से सिक्के चलवाए। अर्थात प्रारंभिक स्तर पर जो भारतीय धार्मिक भावना थी या भारतीय राजनैतिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में बड़ी मात्रा में यह परिवर्तन नहीं करना चाह रहे थे। प्रारंभिक स्तर पर यह भारतीय समाज के ही कुछ नियमों को अपना रहे थे। इन्हीं में हमको मिलता है कि जो हिंदू शाही राजवंश के सिक्के हैं, वह सिक्के ये लोग जारी करते हैं। जैसे हमने एक सिक्का देखा था जिसमें एक तरफ शिव का बैल नंदी था, मतलब भगवान शिव के बैल नंदी जी थे वहां पर। वहीं जो दूसरी तरफ था सिक्के का, उस पर लिखा था मोहम्मद गौरी, और इसके नाम के आगे भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया और लिखा गया श्री सामंत देव। तो हम देखते हैं जो भारतीय क्षेत्र में सिक्के जारी हो रहे हैं, उनमें भारतीय धर्म का भी हमको काफी प्रभाव दिखता है। तो प्रारंभिक स्तर पर हम यह सब कुछ देख पाते हैं। जो ये सिक्के जारी किए गए, इनके पीछे एक कारण बताया जाता है, क्योंकि यह आक्रमणकारी थे, और जब यह आक्रमणकारी थे तो समाज में इनके प्रति विश्वास पैदा हो, यह काफी कठिन काम था। और वह विश्वास पैदा हो तब तक जो आर्थिक व्यवस्था थी वह डिस्टर्ब ना हो। इसके कारण इन्होंने क्या किया, जो प्राचीन सिक्के चल रहे थे उसी पैटर्न पर सिक्के इन्होंने जारी करवाए। इन दो संस्कृतियों के संपर्क से हम देखते हैं कि जो साहित्य क्षेत्र था उसमें भी काफी परिवर्तन हुआ, और धीरे धीरे जो अरब का क्षेत्र था उसका सांस्कृतिक विकास हुआ। गजनी का जो क्षेत्र था, जो पहले एक छोटा सा राज्य था, धीरे धीरे यह धनी साम्राज्य में बदल गया। भारतीय संपत्ति यहाँ पर पहुंची और इसको इसने काफी धनी साम्राज्य बना दिया। अगर हम इस गजनी के क्षेत्र को देखें तो जो आधुनिक अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जो पूर्वी ईरान का क्षेत्र है, और भारतीय उपमहाद्वीप के जो पश्चिमोत्तर हिस्से हैं वह इसमें शामिल हो गए, जिससे यह एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया। धीरे धीरे जो गजनी का क्षेत्र था यह फारसी शिक्षा का केंद्र बन गया, और महमूद गजनी ने क्या किया, बहुत सारे विद्वानों को आश्रय दिया। इससे भी सांस्कृतिक विकास हमको देखने को मिला अरब के क्षेत्र में। जैसे फिरदौसी, अल-बिरूनी, पुजारी, अंसुरी, इन सारे कवियों को और लेखकों को आमंत्रित किया गया गजनी के क्षेत्र में, जिससे उसका सांस्कृतिक विकास हो सके। राजनीतिक व्यवस्था पर अगर हम देखें तो जो पहले सामंतवादी व्यवस्था थी भारतीय समाज में, अब वह केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। बड़ी मात्रा में नौकरशाहों की नियुक्ति की गई, और जो सेना का व्यवसायीकरण था यह हमको बड़ी मात्रा में दिखता है। नगद वेतन की व्यवस्था, भूमि दी जाने लगी वेतन के बदले में। तो ये परिवर्तन हम देखते हैं भारतीय राजनीति में। धीरे धीरे जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें जो सैनिक बने वह वेतन भोगी सैनिक हो गए। तो अब नियमित सेना रखने का जो कॉन्सेप्ट था वह उत्तर भारत में हमको डेवलप हुआ मिला, और इस सेना में जो धर्म का प्रभाव था, जैसे क्षत्रियों को ही योद्धा के रूप में नियुक्त किया जाए, वह प्रभाव हमको दिखता है। लेकिन एक बहुत ही अंतर आप ध्यान रखिएगा, सैन्य व्यवस्था में जो उच्च पद हैं, उन उच्च पदों पर अभी भी उच्च वर्ग के लोगों का अधिकार था। जो निम्न स्तर के सैनिक थे वहां पर हमको दलित और शूद्र बड़ी मात्रा में मिलते हैं। मतलब कई बार यह ओवरलैप करता है दलित और शूद्र। तो हम यह कहें कि जो समाज का निचला तबका था उसको निम्न स्तर पर नियुक्त किया गया सैन्य व्यवस्था में। तो इससे हम देखते हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं इनको भी राजनीतिक व्यवस्था में स्थान मिलता है। बौद्धिक प्रभावों में जैसे हमने बात की कि फिरदौसी और अल-बरूनी जैसे लेखक संस्कृति का बड़ी मात्रा में विकास करवाते हैं। अल-बरूनी का अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि इनका पूरा नाम क्या है, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। यह अल-बरूनी का पूरा नाम है। ज्यादा फेमस यह इसी नाम से मिलते हैं हमको, किससे, अल-बरूनी के नाम से। इन्होंने दर्शन से जुड़ी, गणित से जुड़ी, इतिहास से जुड़ी बहुत सारी पुस्तकों का लेखन किया, जिससे हमको भारत में हुए आक्रमणों के विषय में और महमूद गजनी के विषय में काफी जानकारी मिलती है। हालांकि हम देखते हैं कि जो अल-बरूनी है इनका शासन के साथ जुड़ाव कम होता है, और इससे हम मानते हैं कि यह ज्यादा निष्पक्ष होकर इतिहास का लेखन करते होंगे। इसी कारण हम देखते हैं कि इनकी पुस्तकों में जो भारतीय रीति रिवाज हैं उनके बारे में काफी विस्तृत जानकारी मिलती है। जो भारतीय परंपराएं हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। इस्लाम के विजय के विषय में भी काफी जानकारी हमको मिलती है। तो एक निष्पक्ष लेखक के रूप में हम अल-बरूनी को देखते हैं। किस स्तर तक थे यह समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो उस समय के बाकी लेखक हैं उनसे हमको यह निष्पक्ष दिखते हैं। कुछ प्रमुख पुस्तकें हमको मिलती है, जैसे कानून में
मसूदी, किताबुल हिंद, जो उस समय के हिंदू धर्म के विज्ञान के विषय में, सामाजिक रीति रिवाजों के विषय में, संस्कृति के विषय में, कला के विषय में, ज्योतिष के विषय में, इन सब टॉपिक्स पर प्रकाश डालते हैं। एक प्रभाव हमको और दिखता है कि जब तुर्की आक्रमण हुआ तो इस तुर्की आक्रमण से बहुत सारे हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ इस्लाम में, और बाद में जो इस्लामीकरण था वह शक्ति के बल पर करवाया जाने लगा। इससे जो भारतीय क्षेत्र के लोग थे, स्पेशली हिंदू धर्म के, वह बड़ी मात्रा में भाग गए नेपाल के क्षेत्र में। तो जो भारतीय वेद थे, पांडुलिपियां थी, यह बड़ी मात्रा में कहाँ फैली? नेपाल के क्षेत्र में। और धीरे धीरे जो नेपाल का क्षेत्र था वह ब्राह्मणों के लिए एक अच्छा प्रवास बन गया। मतलब ब्राह्मण बड़ी मात्रा में नेपाल के क्षेत्र में चले गए। तो नेपाल में जो हिंदू धर्म का एक प्रभाव हमको दिखा वह इस आक्रमण के कारण बढ़ता हुआ हमको मिलता है। मतलब नेपाल में हिंदू धर्म का प्रभाव काफी बढ़ जाता है। सामाजिक प्रभावों में अगर हम देखें तो जो भारतीय धर्म है और जो मुस्लिम आक्रमण है, इनका कितना प्रभाव पड़ा एक दूसरे पे, यह बहस का एक मुद्दा है। मतलब इस पे बहुत सारी डिबेट की जा सकती है और अभी तक इतिहासकार कर रहे हैं इस पे बहुत सारी डिबेट कि भारतीय धर्म पर मुस्लिम आक्रमण का कितना प्रभाव पड़ा। क्योंकि जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं यह व्याख्या करते हैं मंदिरों के विनाशक के रूप में, मूर्तियों को तोड़ने वाले जो आबादी है उस आबादी का धर्मांतरण कराने वाले लोग, तो मुस्लिम आक्रमणकारियों को या इस क्रम में दिखाते हैं। इसके साथ साथ जो मोहम्मद हबीब जैसे लेखक हैं वह थोड़े अलग विचार रखते हैं। जैसे जो धर्मांतरण हुआ उसका कारण धार्मिक से ज्यादा आर्थिक था। लोगों को समानता का ज्यादा अवसर मिल रहा था इस्लाम में, इसलिए यह धर्मांतरण ज्यादा मात्रा में हुआ। इसी तरह के एक लेखक हैं रिचर्ड ईटन। यह कहते हैं कि जो धर्मांतरण हुआ उसके लिए किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मतलब ऐसे बहुत सारे कारण थे, ऐसे आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे। बहुत सारे लोगों को इस्लाम के जो नियम कानून थे उन नियम कानूनों से रुचि पैदा हुई। कुछ लोगों ने दबाव के कारण, तो अलग अलग कारणों से इस्लाम में परिवर्तन हुआ। किसी एक कारण को पकड़कर आप नहीं कह सकते हैं कि मात्र एक यह कारण था जिसके कारण इस्लाम में लोग कन्वर्ट हुए। तो रिचर्ड ईडन बताते हैं कि बहुत सारे कारण हैं। बौद्ध धर्म पे भी इस्लाम के आक्रमण का प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म है यह भारतीय क्षेत्र से गायब होने लगता है। इतिहास के क्रम में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बड़ी मात्रा में बौद्ध मठों को लूटा जाता है। आप ध्यान देंगे कि बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय है आपका महायान, दूसरा संप्रदाय है आपका हीनयान। हीनयान जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को मानते हैं, इनमें मूर्ति पूजा नहीं है, बौद्ध मठों में धन ना आए, यह भी यह लोग मानते हैं। मतलब किसी तरह का आडंबर बौद्ध धर्म में शामिल ना हो, यह प्रयास होता है हीनयान का। तो इसे माना जाता है कि यह मूल बौद्ध धर्म है। दूसरा जो महायान संप्रदाय, ये लोग मूर्ति पूजा को अपनाते हैं और उसके साथ साथ यह प्रभाव हमको सबसे ज्यादा दिखता है कि बौद्ध धर्म में बड़ी मात्रा में धन आता है। यूपीएससी ने एक साल एक प्रश्न पूछा था कि बौद्ध धर्म को ज्यादा संरक्षण मिला था राजाओं का जैन धर्म की तुलना में, तो उसका कारण यही था कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उस शाखा के प्रभाव के कारण बौद्ध मठों में बड़ी मात्रा में धन पहुंचा। और जैसे मंदिरों को लूटा जा रहा था क्योंकि मंदिर केंद्र थे धन का, बड़ी मात्रा में वहां धन उपलब्ध था, और इसी क्रम में जो बौद्ध मठ हैं वहां पर भी बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध दिखता है। इसके कारण इन बौद्ध मठों पर भी हमला किया जाता है। स्पेशली जो बिहार का क्षेत्र है वहां पर तो बख्तियार खिलजी जैसे लोगों ने बहुत आक्रमण किए, बहुत सारे विध्वंस उसने वहां पर किए थे। इसमें एक प्रमुख नाम मिलेगा आपको नालंदा का। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उस विश्वविद्यालय को ही जला दिया था इस व्यक्ति ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो बौद्ध धर्म पर बहुत प्रभाव पड़ा इस आक्रमण का, और धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म है जिसका मूल था भारत, वह भारत से ही पलायन करने लगा। आर्थिक प्रभावों में अगर हम देखें तो इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस इक्ता व्यवस्था से जो धन अर्जन का क्रम था या धन अर्जन की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए। इस प्रणाली के तहत जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। जब इन टुकड़ों में तोड़ा गया तो उनको बहुत सारे सैनिकों को, बहुत सारे अधिकारियों को, बहुत सारे जो संभ्रांत लोग हैं या हम कहें जो सम्माननीय लोग हैं उस समय, जिनमें हम मुख्यतः मानते हैं कि उच्च वर्ग के लोग हैं और जो धनी लोग हैं, तो इनको भूमियां सौंपी गई। और जब यह भूमियां इनको सौंपी गई तो इन्होंने अपने क्षेत्र से टैक्स कलेक्ट किया। अब देखिए
मान लेते हैं यह पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को कई भागों में तोड़ दिया जाता है और जब इसको कई भागों में तोड़ दिया जाता है तो इसको लोगों में बांटा जाता है। जैसे मान लेते हैं यह भाग किसी सैनिक को दिया गया, यह भाग सैन्य व्यवस्था के किसी अधिकारी को दिया गया, यह भाग राज परिवार के ही किसी व्यक्ति को दिया गया, यह भाग किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति को दिया गया और फिर इनसे टैक्स का एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स करवाया गया। अब मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में उपज होती है 100 टन की और जब 100 टन की उपज होगी तो उसमें से टैक्स का रेट मान लेते हैं कि 20 टन है, अर्थात जितना उपज होगा उस उपज से 20 टन देना होगा टैक्स के रूप में। एक एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं। तो अब जो उच्च अधिकारी है मान लेते हैं इसके क्षेत्र में 100 टन का उत्पादन हुआ और 20 टन इसको टैक्स देना है, तो अब इसके पास कितना बचेगा? 80 टन। तो यह प्रयास करेगा कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा शेष बचे और इसके लिए यह क्या करेगा? उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगा और जब यह उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगा तो उससे जो ओवरऑल आर्थिक व्यवस्था है उस आर्थिक व्यवस्था में इंक्रीमेंट होगा। इसके साथ जो व्यापार बड़ी मात्रा में हो रहे थे, इन व्यापारों के माध्यम से मांग जनरेट हो रही थी या डिमांड जनरेट हो रही थी। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए उत्पादन होगा, तो इसके कारण भी जो ओवरऑल उत्पादन है या हम कहें जो ओवरऑल आर्थिक समृद्धि है वह हमको भारतीय समाज में दिखने लगती है। नगद वेतन देने की व्यवस्था स्थापित की गई और इस नगद वेतन देने की व्यवस्था से जो सैन्य सेवा थी या जो सैन्य व्यवस्था थी वह सैन्य व्यवस्था भी बहुत मजबूत हो गई। एकता प्रणाली में एक चीज हम देखते हैं कि पहले यह दी जाती थी योग्यता के आधार पर, लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था हो गई वंशानुगत। जैसे एक उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति को यदि एकता मिल जाता था तो वह एकता उसके वंशजों के पास ही रहता था, मतलब उसके वंशज उसको आगे बढ़ाते रहते थे। तो जो अधिकार था किसी क्षेत्र पर उसमें हम देखते हैं कि वंशानुगत की पद्धति हमको दिखती है। तुर्कों के आक्रमण से एक प्रमुख चीज या एक प्रमुख जानवर भारतीय समाज में शामिल हुआ जिसका नाम था घोड़ा। घोड़ा पहले था भारतीय समाज में लेकिन परिवर्तनकारी के रूप में यह शामिल हुआ। अब जो घोड़ा होगा यह युद्धों में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा क्योंकि घोड़ों की सप्लाई भी अब काफी आसान हो जाएगी। इससे जो सैन्य व्यवस्था है उस सैन्य व्यवस्था में घोड़ों का प्रभाव हमको ज्यादा दिखेगा और जब घोड़े बड़ी संख्या में शामिल होंगे तो इनसे जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं वह भी बड़ी संख्या में बढ़ेंगे। जैसे घोड़े की काठ बनाने का काम, घोड़े की नाल बनाने का काम, रकाब बनाने का काम जो कि लोहे से बनने लगी। तो यह सारे रोजगार भी हमको बढ़ते हुए मिलते हैं भारतीय समाज में। तकनीकी प्रभाव में जैसे हमने पीछे भी देखा है कि बहुत सारे तकनीकी नवाचार हुए, बहुत सारे इनोवेशन हुए भारतीय समाज में। जो पहनावा ओढ़ावा था उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे जो जैकेट था, पतलून था, ट्यूनिक्स है, यह सब भारतीय समाज में धीरे धीरे शामिल हो गए। इसमें कुछ प्रभाव आप आज तक भी देख सकते हैं, जैसे पतलून का प्रभाव यह आप आज तक भी देख सकते हैं भारतीय समाज में। जो चरखे की खोज हुई उसने भी भारतीय समाज में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। और इस चरखे के विषय में पता कहां से लगता है? एक लेख है। लेख किसका? फुतूह अल तलाती जो कि एक इस्लामी लेखक है। इस इस्लामी लेखक के लेख से हमको इस उपकरण के विषय में जानकारी मिलती है या हम कहें कि इसकी जो टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी के विषय में हमको जानकारी मिलती है। यह चरखा शामिल हुआ कहाँ? भारतीय समाज में। सैन्य तकनीक में अगर हम देखें तो लोहे का जो उत्पादन है वह बड़ी मात्रा में फैला। जो घोड़ों के नाल का प्रयोग है यह बड़ी मात्रा में फैला। अर्थात जो तुर्क आक्रमण का क्षेत्र था उस क्षेत्र से बहुत सारी तकनीकी भी भारतीय समाज में शामिल हुई। वास्तुकला पर भी हम प्रभाव देखते हैं। जैसे जो चूने और गारे का उपयोग था, अर्थात चूना और गारे के साथ जो निर्माण कला थी उस निर्माण कला का विकास हुआ, जिससे अब जो नई संरचनाएं बनाई जा रही हैं वह संरचनाएं ज्यादा मजबूत बनी। मेहराब बनाने का काम, मतलब जो वास्तुकला में मेहराब बनता है, गुंबद बनता है, यह सब कुछ भी हमको मिलने लगा। और जो मीनारों का निर्माण है, स्पेशली सैन्य जीत के समय, अर्थात जब कोई योद्धा जीतता था तो वह मीनारों का निर्माण करवाने लगा। तो यह प्रथा भी हमको भारतीय समाज में दिखने लगी। इसी तरह की एक मीनार हमको मिलती है जो कि मध्य अफगानिस्तान के शाम नामक क्षेत्र में दिखती है। ये जो आपकी शाम मीनार थी यही बनी आपका आदर्श, जिसके बेसिस पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तुर्क आक्रमण हुआ
उसका भारतीय समाज पर एक लंबा प्रभाव पड़ा। वह प्रभाव सैन्य स्तर पर भी, आर्थिक स्तरों पर भी, वास्तुकला के स्तर पर, धार्मिक विचारों के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, अर्थात समाज के बहुत सारे बिंदुओं को इसने टच किया, उसको परिवर्तित करने में एक प्रमुख योगदान दिया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा, जो आपकी तैयारी के लिए काफी मददगार होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।